नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर डीआरडीओ भवन पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री के साथ सीएम योगी भी मौजूद। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो अपने क्षेत्र का पूरी तरह से गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो डीआरडीओ भवन पहुंचे हैं। फिलहाल ताजा अपडेट उनके दौरे को लेकर, रक्षा मंत्री के साथ सीएम योगी भी मौजूद। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज लखनऊ दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। इससे पहले एचएएल की तरफ से बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान भी सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। और अब डीआरडीओ के भवन पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो डीआरडीओ भवन पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। तो जिस तरह से लगातार तेजी मामलों में देखी जा रही है, उस मामले पर रोक लगाने के लिए खुद गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं लखनऊ के हालातों को लेकर। तो डीआरडीओ भवन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये उस दौरान की तस्वीर है जब लखनऊ पहुंचे थे, और अब डीआरडीओ भवन पहुंचने की ये तस्वीर सामने आई है। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये उस दौरान की तस्वीरें जब मीडिया से मुखातिब हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो अपने गृह क्षेत्र पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और गंभीरता को देखते हुए खुद अब धरातल पर उतरकर जायजा लिया जा रहा है कोविड अस्पतालों का। तो लखनऊ अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे हैं और अब डीआरडीओ भवन पहुंच चुके हैं, और इसी दौरान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आज लखनऊ दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जहां पर उन्होंने एचएएल हज हाउस में तैयार कोविड अस्पताल का दौरा किया। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। और सीएम योगी ने भी लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के जो नियम हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। और अब ताजा अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर, डीआरडीओ भवन पहुंचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरा दिन कार्यक्रम को बीजेपी महानगर अध्यक्ष, जिस तरह से देखा जाए तो ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है। और इससे पहले सरोजनी नगर स्थित एचएएल और राज्य सरकार के सहयोग से तैयार हुए 255 बेड के कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। और उसके बाद शिल्पग्राम पहुंचे, और अब ताजा अपडेट मिल रहा है कि डीआरडीओ भवन पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो कोविड अस्पतालों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ दौर से गुजर रहा है, किस तरह से उसको उबारा जाए, इसको लेकर मदद में जुटे हुए हैं। और संवाददाता नीलेश चौहान का यहां पर रुक कर लेते हैं। नीलेश, लगातार लखनऊ दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डीआरडीओ भवन पहुंच चुके हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट? आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा है। लखनऊ दौरे पर जैसे ही वो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से सीधा उन्होंने जो हज हाउस में हॉस्पिटल बनाया गया है एचएएल और उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से, उसका निरीक्षण किया, लोकार्पण किया। उसके वहां से सीधा निकलकर डीआरडीओ के अस्पताल पहुंचे, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से 500 बेडों का अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल बनाया गया, जहां पर लोगों को लगातार इलाज दिया जा रहा है। वहां निरीक्षण करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री से भी इस दौरान उनकी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री से भी और व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या व्यवस्थाएं की जाए, इस पर चर्चा की गई है। उसके अलावा केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्रालय से किस तरीके की मदद उत्तर प्रदेश सरकार को पहुंचाई जाए, और उत्तर प्रदेश में जो लगातार ये समस्याएं आ रही थी कि बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, उसको दूर करने के जो डीआरडीओ की तरफ से प्रयास किए गए हैं, वो भी काफी सराहनीय। रक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि हर संभव मदद उत्तर प्रदेश को पहुंचाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़ा था, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जो सरकार ने फैसले लिए हैं, सरकार का जो निर्णय रहा है, वो काफी सराहनीय रहा है। क्योंकि बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा गिरा है, उसको लेकर भी राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई है। और कहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी से जो है कोरोना संक्रमण से जो संक्रमित हो रहा था, अब उसमें तेजी से गिरावट आ रही है। काफी अच्छी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसका नतीजा है कि लगातार संक्रमितों का जहां आंकड़ा बढ़ रहा था, वहीं संक्रमितों का आंकड़ा गिर रहा है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश सरकार के कई बिंदुओं पर सराहना भी की। शुक्रिया नीलेश, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब बात कानपुर की। कानपुर में दोबारा पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर लेकर जूही यार्ड में पहुंची है ट्रेन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 20 एमटी के 2 टैंकर पहुंचे हैं। तो 20 एमटी के 2 टैंकर यहां पर पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कानपुर बीजेपी उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष सुनील बजाज और कानपुर रेलवे डिप्टी सीटीएम हिमांशु शेखर उपाध्याय के साथ स्थानीय पुलिस और रेलवे प्रशासन भी मौजूद रहे। तो संवाददाता सूरज पांडे का यहां पर रुक कर लेते हैं। सूरज, एक बार फिर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंची है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? राहत की खबर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा जो आज गैस का सिलेंडर है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से आज फिर से एक बार पहुंचे हैं, जहां पर इस बार पिछली बार की बात करें तो 4 कंटेनर आए थे जिसमें कि 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन थी, और इस बार की बात करें तो यहाँ पर 2 कंटेनर आए हैं जिसमें 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पश्चिम बंगाल से आई है, जिसको तत्काल प्रभाव से दूसरे गाड़ियों में रिफिलिंग करना शुरू हो गया है। और उसके बाद कानपुर जिला प्रशासन ने जिन जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात की जा रही थी, और वहीं अन्य विभिन्न आसपास के जो कानपुर देहात है, उन्नाव है, बांदा है, इस तरीके के जो अन्य जिले हैं उनमें भी इसकी आपूर्ति और सप्लाई की जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये रही कि जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कंटेनर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है, उसके बाद लगातार बिना देरी करते हुए ऑक्सीजन को दूसरे कंटेनरों में भरना शुरू हो गया है, और उसके बाद ही सप्लाई की जा रही है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये इसलिए भी काफी अहम हो जाता है सूरज, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो चाहे वो वैक्सीनेशन का प्रक्रिया हो, उसको लेकर मारामारी हो, या अस्पतालों में बेड को लेकर हो, या ऑक्सीजन की किल्लत हो, इस किल्लत के बीच कहीं ना कहीं राहत और एक सकारात्मक कदम कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन की ही कोरोना मरीजों को समस्या आ रही थी, जिसको देखते हुए कई सारे मरीजों को ये भी देखा गया था कि मौतें भी हो रही थी, जिसको देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है और लगातार ऐसा बताया जा रहा है जिला प्रशासन। और बिल्कुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए सूरज, जानकारी देने के लिए। और इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर अमरोहा में नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन। तो नियम पालन करवाने में फेल हो रही है पुलिस। जिले में लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खुली हैं, तो कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। नौगावा सादात में भयावह स्थिति देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो जिले में किस तरह से लॉकडाउन होने के बावजूद दुकानें खोली गई, वो तस्वीरें सामने। और संवाददाता प्रवीजीत का यहां पर रुक कर लेते। प्रवीजीत, जिस तरह से लॉकडाउन है लेकिन उसके बावजूद भी अमरोहा में तस्वीर बेहद गंभीर नजर आ रही है। लॉकडाउन के बावजूद दुकान खुली दिख रही है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो लॉकडाउन का असर है वो बेअसर दिख रहा है। अगर हम बात करें यहाँ का जो नौगावा सादात कस्बा है, वहाँ पर आज सुबह की अगर तस्वीरें की बात करें तो वहाँ पर जो है हजारों की संख्या में लोग जो है मार्केटों में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी फेल नजर आता हुआ दिख रहा था। शिकायत करने के बाद भी जो है वहाँ पर पुलिस नहीं पहुंचती है। कहीं ना कहीं जो लोगों की जान से खिलवाड़ जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो नियम पालन करवाने में किस तरह से पुलिस फेल साबित हो रही है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। और इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर 3 दिन बाद खुले बैंक, तो लगी भीड़। बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। पीएनबी के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। बुलंदशहर के कस्बा नरोरा का ये पूरा मामला। तो बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। पीएनबी के बाहर किस तरह से ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कहीं शराब के ठेकों के बाहर, तो कहीं बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना। और इस बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर युवक की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला है। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर परिजनों ने यह हंगामा किया है। सड़क पर शव रखकर परिजनों ने काटा बवाल। तो सीओ समेत सभी थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। तो वहीं पुलिस को देख ग्रामीणों का आक्रोश भड़का है। सीओ से ग्रामीणों की जमकर नोकझोंक हुई है। पुलिस पर भी आरोपियों को बचाने का आरोप है और 18 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो वरुण तिवारी को 23 अप्रैल को गोली मारी गई थी। कानपुर के अस्पताल
में भर्ती थे वरुण तिवारी, प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे थे वरुण तिवारी, और अब बहुत से हंगामा यहां पर बरपा है। लालगंज कोतवाली के सगरा बाजार की ये पूरी घटना, तस्वीरें आप देख रहे हैं। 18 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और इसी को लेकर नाराजगी जो है जाहिर की गई। तो कानपुर के अस्पताल में वरुण तिवारी भर्ती थे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से सीओ के साथ हम लोगों की नोकझोंक दिखाई दे रही है। तो लखनऊ वाराणसी हाईवे पर परिजनों ने यह हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं पुलिस को देख ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले पर ढुलमुल रवैया अपना रही है। और इस मामले में भी अब पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। अयोध्या से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर परमहंस दास ने फिर से सजाई अपने लिए चिता। तो 25 मई को करूंगा आत्मदाह। परमहंस दास पश्चिम बंगाल में हिंदू की हत्या को लेकर नाराज है और एक बार फिर से उन्होंने ये सजाने की बात कही, कहा ममता बनर्जी को करना होगा न्याय। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के सवाल पर कि देश में मोदी जैसा कोई भी नहीं है, दूसरा प्रधानमंत्री ना तो हुआ है और ना ही होगा। तो एक बार फिर से अपनी चिता को सजाते नजर आए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो न्यूज़ 1 इंडिया से उन्होंने खास बातचीत में साफ तौर पर पीएम मोदी की वो तारीफ करते नजर आए और साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी से न्याय करवाने की मांग की। तो परमहंस दास फिर से अपनी किस तरह से चिता सजाते नजर आए, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये मंदिर को लेकर आए फैसले से पहले अयोध्या में चिता लगाई गई थी और महंत परमहंस दास और जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा था, बल्कि चेतावनी दी थी कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं आया तो वह इस चिता पर जलकर राख हो जाएंगे, अंजाम शासन और प्रशासन भुगतेगा। लेकिन फिर इस बार परमहंस दास ने चिता को सजाया हुआ। आखिर क्या कारण है, क्या गुस्ताखी हुई है इस बार सरकार से या न्यायपालिका से? आखिर क्यों है इतना आक्रोश इनके जहन में? हम समझते हैं महंत जी की जुबानी। महाराज जी क्या कहेंगे इस बार, आखिर चिता सजाने का क्या मतलब? पश्चिम बंगाल में जो अभी चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद में इस तरह से तांडव मचाई हुई है कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और वहां जो अन्य वोटर हैं जिसने टीएमसी को वोट नहीं दिया उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। अब यहां तो सपाई बसपाई कांग्रेसी और जो आम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जिस तरह से मुस्लिम लीग ने एक बार फरमान जारी किया था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें लाखों सिखों और हिंदुओं की हत्या हुई थी, आज उसको रिपीट किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल हिंदू विहीन हो रहा है। इसलिए हमने चिता सजा लिया है कि संविधान में यह अधिकार है कि व्यक्ति किसी का प्रचार करे, किसी का चयन करे, किसी को वोट दे। लेकिन वहां जिस तरह से इस समय जो है उसके हालात जो पैदा हो गए, कम से कम 5000 से ज्यादा वहां घर जलाए जा चुके हैं हिंदुओं के, लाखों हिंदू वहां से पलायन कर चुके हैं और ममता बनर्जी छिपा रही हैं। ममता बनर्जी छिपा रही है क्योंकि उनको मुस्लिम वोट मिला है और वहां जो रोहिंग्या मुसलमान है उनका लक्ष्य है कि इसी आड़ में हिंदू का सफाया कर दो। तो संविधान की धज्जियां उड़ते देख के हमें बर्दाश्त नहीं हुआ और संविधान की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हमने जो है चिता सजा लिया है कि वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो रोकी जाए, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। महंत परमहंस दास जी ने चिता सजाई हुई है और 25 मई की निर्धारित वह तिथि है जिसमें पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार हुआ है उसको लेकर मुआवजा मिले, उन्हें न्याय मिले और तमाम सारी मांगे हैं वह मांगे पूरी हों। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब बात पटना की। पटना में लॉकडाउन का उल्लंघन के मामले में जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस ने उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया है। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से हमें लगातार हम सेवा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले पर पटना के टाउन डीएसपी सुरेश प्रसाद ने कहा है कि लॉकडाउन उल्लंघन और बिना परमिशन के घूमने पर पप्पू यादव पर कार्रवाई की गई है।
तो लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर ये कार्रवाई की गाज पप्पू यादव पर। तो यहाँ पुलिस का कहना है कि यहाँ जो कोविड-19 के जो नियम हैं उनका पालन नहीं किया गया और बिना परमिशन घूमने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पप्पू तो लॉकडाउन में इस तरीके का व्यवहार थोड़ी होता है। लॉकडाउन का उल्लंघन किया आप लोग गिरफ्तारी नहीं होता है। गिरफ्तारी गए हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है। तो लॉकडाउन में इस तरीके का व्यवहार थोड़ी होता है। लॉकडाउन का उल्लंघन किया आप लोग गिरफ्तारी नहीं होता है। गिरफ्तारी तो लॉकडाउन में इस तरीके का व्यवहार थोड़ी होता है। लॉकडाउन का उल्लंघन किया आप लोग गिरफ्तारी नहीं होता है। अभिरक्षा में लॉकडाउन का उल्लंघन के कारण लॉकडाउन उल्लंघन में इनको गिरफ्तार किया गया सर। बिल्कुल बगैर परमिट के गाड़ी का प्रयोग कर भ्रमण करना इसके आरोप में केस हुई है इनके ऊपर। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जा रही है। केस हुई है इनके ऊपर। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए रोड खाली करिए और कृपया हम लोगों को जाने दीजिए। इस बीच हमीरपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रशासन ने तय किए जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम। तो जिला प्रशासन ने जरूरी सामानों की रेट लिस्ट जारी कर दी है। बाजार में लोगों से वसूले जा रहे थे मनमाने दाम, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो तय कीमत से ज्यादा पर खाद्य सामग्री बेचने पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है कालाबाजारी जोर से यहाँ पर की जा रही है और लोगों को ठगा जा रहा है। इस बीच अब ये हमीरपुर प्रशासन का एक बड़ा कदम, यहाँ जरूरी खाद्य पदार्थों के जो दाम हैं वो तय कर दिए गए हैं और इसकी बाकायदा एक लिस्ट जो है लगाई गई है। तो बाजार में लोगों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं और इसी पर लगाम लगाने के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लिस्ट बाकायदा लगाई गई है। और अब बात फतेहपुर की, जहां पर घर में 50 से ज्यादा सांप निकले और सांप देखकर गांव में अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीणों ने सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। तो जहानाबाद कस्बे के लालूगंज मोहल्ले का ये पूरा मामला है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से एक साथ कई सांप यहां पर मिले हैं। ऐसे में लोगों में डर का माहौल है। तो किस तरह से ये सांपों का एक छा दिखाई पड़ा है, ये तस्वीरें हैं फतेहपुर की। तो घर में 50 से ज्यादा ये सांप निकले हैं, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल है। हालांकि अब इन सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन अफरा तफरी लोगों में मची हुई। तो जहानाबाद कस्बे के लालूगंज मोहल्ले की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सांप देखकर किस तरह से अफरा तफरी। ये 50 से ज्यादा सांप एक ही घर से निकले हैं, जिसके चलते हर कोई हैरत में है और साथ ही डर का माहौल भी लोगों को घरों में रहने से भी डर लग रहा है कि कहीं कोई सांप उनके घर ना आ जाए। तो एक घर से 50 सांप मिले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।